नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी। और अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद के सिद्धांतों की, तो आयुर्वेद में एक ऐसा सिद्धांत है, अगर वो संतुलित हो तो शरीर खिला-खिला रहता है और अगर असंतुलित हो जाए तो शरीर में परेशानियाँ आ सकते हैं, आप व्याधि से घिर सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं जाने-माने विशेषज्ञ श्री तोमर सर। प्रणाम सर। और इस विषय पर बात करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात कि आयुर्वेद का सबसे मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सर, हम अग्नि के विषय में बात कर रहे हैं आज। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रोगा सर्वव्यापी मंदग्नो, ऐसा आयुर्वेद के वैद्य जान रहे हैं और उस पर ही लगभग चिकित्सा सिद्धांत हम चला रहे होते हैं। तो उसके विषय में आपका क्या मत है? देखिए अपूर्व जी, बहुत आपने मौलिक प्रश्न उठाया है। जी। अग्नि मूलतः, मैं काय चिकित्सा का परास्नातक हूँ। जी। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमडी पीएचडी काय चिकित्सा में किया है और काय चिकित्सा को मूलतः काय को अग्नि माना गया है। जी। अग्नि चिकित्सा, काय चिकित्सा, यहाँ तक ये सर्वव्यापकता के कारण अग्नि के महत्व को प्रतिपादित करता है। आचार्य भागवत ने कहा है, सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितामदः। और ये सभी रोग जो है मंदाग्निजन्य होते हैं। बिल्कुल। मंदाग्निजन्य होने का कारण क्या है? प्रश्न ये पैदा होता है कि मंदाग्नि से रोग उत्पन्न कैसे होते हैं। मूलतः ये कहा गया है कि जठरांगल दौर्बल्याद अविपक्वस्तयोरसा स आम संज्ञको देहे सर्वदुष्प्रकोपणा। जी। आधुनिक जो सिद्धांत आपका है, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स थ्योरी, जी। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जब किसी रोगी की अग्नि मंद होती है तो इस प्रकार का आम रूपी जो विष बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, ये आपके फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स के बारे में ये कहा गया है कि वंस ड्यू टू हाइपोफंक्शनिंग ऑफ जठराग्नि, when the production of arm is there, this arm will circulate all over the body with the help of the different channels. Wherever it will stagnate, it will develop different type of the diseases. ये कहा है जाठरे नाग्निना, हमारे यहाँ साफ शब्दों में कहा गया है, यत्र स्थमामम विरजेतमेयम देशम विशेषेण विकार जातई दोषेण येना बततम शरीरम तत् लक्षणम राम समझ भविष्य। बिल्कुल। तो ये मूलतः बात है कि वो अग्नि में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये फ्री रेडिकल्स आपको आम जन्य जो फ्री रेडिकल्स है वही उत्पन्न करते हैं, चाहे वो आपकी जठराग्नि बांध के कारण आम रस होता हो या आम विष उत्पन्न होता हो। ये आम रस और आम विष जब जठराग्नि मंद होती है तो आम विष बनता है, जिसकी वजह से आपके लोकल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स लाइक गैस्ट्रोएंटाइटिस, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अचार है, प्रवाहिका है, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। और जब ये आम रस बनता है तो सिस्टेमेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ द आम, जस्ट लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बिल्कुल आम बात जिसे हम कहते हैं, तमाम इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो मूलतः अग्नि के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण को ये बोलना पड़ा कि वंस अर्जुन वाज आस्किंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन द यूनिफॉर्म इन द यूनिवर्स, तो भगवान ने क्या कहा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं मनुष्य के शरीर में अग्नि के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। दिस इज द इम्पोर्टेंस। नॉट ओनली दिस, इवन चरक हैज हाईलाइटेड शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवन्ते नामयः रोगी स्यात् विकृतम मूलम तस्मात् अग्नि निरुच्यते। यदि आदमी की अग्नि प्रशस्त है, काम कर रही है, तो लंबे समय तक बिना किसी रोग के वो आदमी जीवित रहता है। यदि अग्नि आपकी विकृत है तो तमाम प्रकार के रोग आपको घेर सकते हैं। इसलिए अग्नि को मूल माना गया है। ये शांत होने पर हमारा शरीर मृत हो जाता है। तो अग्निजन्य, जब मैं किसी रोगी की नाड़ी देखता हूँ तो अग्निबल की परीक्षा करता हूँ, उसकी बुभुक्षा क्या है, अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति, दोनों की हम नाड़ी में परीक्षा करते हैं। उसी के आधार पर हम रोग का चिकित्सा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ जो परीक्षा करने की विधियाँ हैं, 10 विध परीक्षा जो चरक ने बताई है, तत्र प्रकृतस्य विकृतस्य सारतस्य संगनतस्य सत्वतस्य सात्वतस्य भयस्यति, इसमें जो अग्नि की परीक्षा है वो अग्नि की परीक्षा ही मूल परीक्षा है। रोगी को स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, व्हाट टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू द पेशेंट, उसकी अग्नि कितनी प्रशस्त है, उसी आधार पर हम लोग चिकित्सा करते हैं। एज अ वैद्य हम इस चीज़ को समझ पाए, पर अगर हम जो हमारे श्रोता हैं, सामान्य श्रोता हैं, व्यक्ति हैं, उनको अगर हम बताना चाहें कि आपके जीवन में अग्नि क्या है, उन्हें हम कैसे समझाएंगे बहुत ही सरल शब्दों में? सीधी सी बात है। देखिए कि भोजन का पाचन,
पाचन की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से हम मार्केट से अन्न को लेकर के रोटी पका के खाते हैं, बिल्कुल। सब्जियों को पका के खाते हैं। जी। पुराने समय में जब हमारी पाचन शक्ति बड़ी तीव्र थी, उस समय हम कच्चा मांस खा जाते थे। आदि मानव की जब बात करते जी, हैं, जी, जी। कोई भी चीज़ पचा जाते थे। आज आपकी अग्नि प्रदुष्ट है, अग्नि का स्तर न्यून है, तो हम क्या करते हैं, कुकर में पका के खाते हैं, रोटी को तवे पर सेक करके खाते हैं। तो वो भी हमारी अग्नि जो है, जो पचा हुआ अन्न है, उसको और अधिक पाक करने के बाद तब इसका जो है विभाजन होकर के ये शरीर को लगता है। बिल्कुल। तो बिना पका हुआ अगर अन्न हमारे शरीर में जाएगा तो वो शरीर में विकृति पैदा करेगा। आजकल हमारे लिए सबके लिए समय, सब काम के लिए समय है, भोजन के लिए कम समय है। भगवान ने आपको 32 दांत दिए जाते हैं जी। भोजन को अच्छी तरह से चर्वण करके 32 बार कम से कम आप चबाएं। जितना माइक्रो फॉर्म में आप लेके जाएंगे, पाचन उतना ही अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी, भोजन की मात्रा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने दो भागौ पूरे अन्नम तोये एकम प्रफुरेत और वायु संचारणार्थ है चतुर्थम अवशेष है। 2 हिस्सा सॉलिड फूड, 1 हिस्सा लिक्विड और 1 हिस्सा खाली छोड़ देना चाहिए। तो जिस प्रकार से मिक्सी में अगर हम उसको ठूस ठूस कर भर देंगे तो उसका जो है मसाला पिस नहीं पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर में भी जो पाचकाग्नि है, पाचक अंग है, भोजन का पाचन मूलतः हमारी जिह्वा से, हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। कैलिन वगैरह जो सैलिवेशन होता है, उससे जिसे हम कहते हैं बोधक कप, दर्पक कप, आलोचक कप, पित्त के साथ साथ में इनका भी एक कार्यवाही होती है, जिसकी वजह से हमारा भोजन लघु अंशों में पाचित होता है, अवशोषित होता है और शरीर को इसका लाभ मिलता है। तो भोजन को पका के खाने के लिए अग्नि की व्यवस्था है। तो इस अग्नि को हमको, अगर आपने तेजी के साथ अग्नि जल रही है, उस जलती हुई अग्नि में आपने कुछ नहीं डाला तो तमाम तरह की विकृतियाँ, जलन पैदा हो जाएगी। तो आजकल अधिकांश लोग क्या करते हैं, अकाल भोजन, काल भोजन नहीं करते। जब खाली पेट रहेंगे तो कहते हैं सवेरे पेट में जलन शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए कि अग्नि के लिए ये भी कहा गया है ना, समदोष है, समाग्निष्ठ है, समधातु बल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ विधेयते। तो अग्नि की प्रशस्तता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अग्नि के बारे में जब हम सोचते हैं एज अ वैद्य भी, जब नवीन वैद्य हैं जो, तो वो अग्नि से सिर्फ पाचन ले लेते हैं। तो अग्नि का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एज अ वैद्य जो हमको देखना चाहिए, उसमें हम किस किस परिप्रेक्ष्य में इसको समझ सकते हैं कि अग्नि यहाँ पर हमें परेशान कर सकती है या रोगी को परेशान कर रही है। देखिए, अग्नि के मूलतः 13 प्रकार की जो अग्नियाँ बताई गई हैं जी, जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वो जठराग्नि है जी, जो मूल है जी, यही सभी अग्नियों का पोषण करती है। बिल्कुल। 7 धात्वाग्नियाँ, 5 भूताग्नियाँ और धात्वांग, इसे कहते हैं अंश, क्या नाम है, धात्वाग्नि अंश, ये भी अंश होते हैं। तो आपकी अग्नि किस स्तर पर आपकी प्रदुष्ट है। यदि आपको रसाग्नि प्रदुष्ट है तो रसगत रोग होंगे। बिल्कुल। मांसाग्नि प्रदुष्ट है तो मांसगत रोग होंगे, जैसे अर्बुद वगैरह की उत्पत्ति हो जाती है। मेदोग्नि अगर आपकी प्रदुष्ट है तो मेदो रोग आपको होगा। तो अग्नि विशेष, एक कॉमन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होती है, गठिया की शिकायत हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में हम कैल्शियम सप्लाई करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड। जब तक आपकी अग्नि प्रशस्त नहीं होगी तो उस कैल्शियम का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये धातुगत जो रोग हैं, वो धातुगत रोगों को मूलतः हमारी उस अग्नि की आवश्यकता होती है कि साधारण पाचन हो रहा है, हम भोजन कर रहे हैं, भूख लग रही है, खाना पच रहा है, लेकिन धात्वाग्नि मान होने के कारण इस प्रकार की विविध प्रकार के रोग हमारे उत्पन्न होते हैं। तो उसके आधार पर तत्त धातुओं की अग्नियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे आपको एनीमिया की कंडीशन हो रही है तो जहाँ रस के ऊपर, रस के प्रशस्त भाग के ऊपर रक्ताग्नि की क्रिया होकर के तब आपका रक्त का निर्माण होता है। तो रक्ताग्नि अगर प्रदुष्ट है तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द आयरन इट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, आंबल की रसायन, धात्री लौह, इतनी वैज्ञानिकता हमारे शास्त्र में है कि हम लोग जो है लोहा का प्रयोग, आयरन का प्रयोग आंवले के साथ करते थे। विटामिन सी की प्रेजेंस में ही आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। बिल्कुल। और फेरस फॉर्म में, फॉलिक फैट में नहीं। तो ये सारी वैज्ञानिकता हमारे यहाँ थी। तो हमको निश्चित रूप से इस प्रकार से सिस्टम विशेष के हिसाब से अग्नियों का प्रयोग करना चाहिए और उसके ऊपर हमको जो है इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि धात्वाग्नि मांद्य एक बहुत बड़ा कारण है विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न होने में। जी। भूताग्नि मांद्य के बारे में कई बार कहते हैं कि भूताग्नि मांद्य को ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके विषय में हम क्या बात करेंगे। भूताग्नि मांद्य का तात्पर्य है कि भोजन के कणों को तत्त भूताग्नि द्वारा पाचित करके
प्रशस्त बना करके धातुओं में भेजना। जी। तो टिल दी प्रॉपर रिसेंथेसिस धातुओं को होने के पहले भूताग्नि का काम करना जरूरी है। बिल्कुल। इफ दीज metals or these nutrients will not be digested in the proper form, तो they will expel out from the body in the excess, मल के द्वारा निकल जाएंगे। तो भूताग्नि का कार्य यहाँ पर होता है, भूताग्नि व्यापार यही कार्य करता है कि तत्त भूताग्नियों के द्वारा उस अंश को हम पाचित करके अवसरण के योग्य बनाएं। ये भूताग्नि बड़ा कठिन कार्य इसलिए है कि भूताग्नियों के संदर्भ में विशेष रूप से ये कहा गया है कि भोजनों के साथ में जो हम पाक क्रिया करते हैं, हमारे सहयोगी डॉक्टर अवनीश पांडे बैठे हुए हैं जो कि चिकित्सा अधिकारी हैं और इन्होंने बहुत काम किया है। औषधियों की गुणवत्ता संस्कार के भी निर्भर करती है। बिल्कुल। किसी औषधियों को हम पाक करते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ को हम पाक करते हैं, पाक के द्वारा भूताग्नि की क्रिया स्पेशली प्रभावित होती है। इसलिए संस्कार के आधार पर गुण में परिवर्तन होता है। अग्नि संस्कार से अणु रूप से वो एग्जैक्टली, बहुत सही है जी। अगर हमारी अग्नि मंद हो जाए या अतिशय हो जाए, तेज हो जाए, तो उसके शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं जिन पर हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए? एज अ सामान्य व्यक्ति हम कैसे समझ सकते हैं? वो वैद्य के पास मान लीजिए नहीं जा पा रहे हैं और वो वैद्य किसी अच्छे वैद्य को नहीं जानते हैं, तो वो कैसे समझें कि उनके साथ ऐसी परेशानी हो रही है? देखिए, आयुर्वेद में षड क्रियाकाल का परिकल्पना है जी। संचय संचयम च प्रकोपम प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम वेदम चाहे व्यक्ति दूसराम से भवित विषय जी। और संचय अवस्था में ये कहा गया है कि अगर संचय अपहरता दोषा लवंते उत्तरागति, संचय अवस्था में यदि आपने दोषों का अपहरण कर दिया तो उत्तर गति को प्राप्त नहीं होता और रोग की उत्पत्ति नहीं होती। तो यदि आपको संचय हो रहा है तो संचय में क्या होता है? चयो वृद्धे स्वधामने व स्तब्ध पूर्ण कुशता। दोष अगर संचित होंगे तो क्या आपको मालूम पड़ेगा कि अग्नि शरीर पेट में जलन होना पहला काम है। उरोकंठ दाह जिसे हार्ट बर्न आप कहते हैं, मुख में जो है लाला श्राव होना, जलन होना, संताप वृद्धि होना, ये सारे लक्षण होते हैं कि साहब आज सवेरे सो के उठे तब से पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है। ये सामान्य जो है जो अजीर्ण के लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ये इनिशियल कंडीशन में। यदि ऐसा होता है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चिकित्सक होने के नाते हमारे यहाँ कहा गया है अक्ष कुक्ष भवा रोगा प्रतिश्राया बनज्वरा पंचेतो पंचरात्रि ने रोगा नशत लंघना। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो औषधि चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है। हम केवल लंघन का तात्पर्य है लंघनम लघु भोजनम। अगर अजीर्ण जन्य आपकी उत्पत्ति हो रही है, आपकी अग्नि का बंद हो रहा है कि आप भोजन पर भोजन करते जा रहे हैं, अग्नि को समय नहीं मिल रहा पचाने का, आपको ये लक्षण पैदा हो रहे हैं, तो आप यू स्केप वन मील। और अगर खाना भी है तो लंघनम लघु भोजन। आप मूंग की दाल की खिचड़ी यूज बना करके लें तो आपको कोई परेशानी क्रिएट नहीं होगी। मतलब घड़ी देखकर खाना नहीं, भूख देखकर खाना शुरू करना। बिल्कुल सही है, क्षुधा की प्रवृत्ति होने पर भूख देख खाना है। फिर भी काल भोजन का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं, हमारे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं कि हमको पेट में जलन होती है। जब मैं पूछता हूँ कि आप ब्रेकफास्ट कब करती हैं, तो बोला कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है। तो काल भोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकुलरली इन द टेक्स्ट ऑफ द डिनर। आजकल परंपरा क्या है कि रात को 12 बजे तक पार्टीज खत्म नहीं होती, 11 बजे 12 बजे हम भोजन करते हैं। जैन संप्रदाय में सूर्यास्त के पूर्व भोजन करने का जो समय है वो दैट इज द एप्रोप्रिएट टाइम। उस समय जब हम भोजन करते हैं उसका लाभ क्या है? क्योंकि हमारी जो माइटो जितनी भी धातु अग्नि व्यापार है जिसको हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म, ये टोटल मेटाबॉलिज्म में जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं उनका अधिकांश ऑर्गन्स का काम आपका जो है मंद हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको भोजन को, रात्रि का भोजन जहाँ तक कोशिश होना चाहिए मैक्सिमम द लिमिट इज 7 to 8 PM। मतलब बेसिकली हमें सन साइकिल और मून साइकिल के अंतर को समझना होगा। एग्जैक्टली हम सन साइकिल को फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं वास्तविकता में, और हम आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें हम मून साइकिल को फॉलो करने लगे हैं। जो IT सेक्टर में लोग 12 बजे खाना खा रहे हैं, स्विगी जोमेटो 2 बजे रात में खाना उनको दे रहा है और वो खा रहे हैं। तो इसकी वजह से ही ये लगातार जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और लोग फेस कर रहे हैं सारी चीज़ें। मात्रा से शायद काल भोजन, देश के अनुसार भोजन करना, आहार कहाँ करना है। पिज्जा, नूडल्स और बर्गर की संस्कृति ने समाज में अग्नि वैषम्य पैदा करने का सबसे बड़ा काम किया है। तो हमको चाहिए क्या, हमारे ट्रेडिशनल रेसिपीज, हम तो मिलेट्स की बात करते हैं, भोजन में हमको मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं। ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, चना, कुटकी, कुट्टू, रामदाना, ये हमारी मिलेट्स हैं। ये मिलेट्स हमारे शरीर के लिए न केवल माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करती हैं, अपितु इनके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है तो डायबिटीज का खतरा नहीं है।
ग्लूटेन फ्री है, कोई एलर्जी होने की संभावना नहीं है, और ये स्टोरेज के लिए लंबे समय तक रखी जा सकती है, पेस्ट फ्री है। तो ये पानी का उपयोग इनमें बहुत कम होता है, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इनका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए अग्नि को प्रशस्त रखने के लिए, और इनमें भी ऋतु के अनुसार हमें भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। बाजरे का प्रयोग हम शीत ऋतु में करें। अगर बाजरे का अधिक प्रयोग हमने गर्मी में किया तो हमको नुकसान होगा, क्योंकि ये उष्ण होता है, रुक्ष होता है। तो जब तक बिना चिकित्सा के परामर्श के, जो आज मल्टीग्रेन का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो भी उचित नहीं है। मल्टीग्रेन में जो प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन को हम लोगों को उसी के ऋतु के अनुसार बदलना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर अवनीश पांडे और हम लोगों ने मिलकर के एक पुस्तक लिखी है, मिलेट्स एंड न्यूट्रिशन, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। इस पुस्तक में हम लोगों ने क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, इस सब के बारे में संस्कार विधि से लेके सारी चीज़ों को उल्लेख किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि जन सामान्य के बीच में हम अपने मिलेट्स के बारे में जानकारी साझा करें। आप सभी इस बुक के विषय में एक बार अपने देख सकते हैं, उस बुक को देखिए, पढ़िए और साझा करिए अपने मित्रों से जिनको सही चीज़ की जानकारी की आवश्यकता है ना सर। और सर जैसे एक मिथ है शायद, तो मुझे ऐसा लगता है भस्मक रोग, कई बार लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत खाना खाते हैं मुझको भस्मक रोग हो गया है, पर शास्त्रों में इसका सच कुछ वर्णन मिलता नहीं है। क्या ये मिथ है या वास्तविकता है? नहीं, भस्मक रोग का अस्तित्व है जी, ये तीक्ष्णाग्निजन्य विकार है। जी जी जी। लेकिन ये बहुत मिनिमम लोगों को मिलता है, और ये अधिक खाने की जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग भस्मक से जो मिथ पैदा कर देते हैं। जैसे आपका डायबिटीज का पेशेंट है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफीजिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दियर सिम्टम्स। तो उस कंडीशन को हम भस्मक नहीं कहेंगे। भस्मक का तात्पर्य होता है कि विदाउट एनी रेसिड्यू, भोजन हम कर रहे हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में, अमल त्याग नहीं हो पा रहा है, जल करके हमारा भस्म हो जा रहा है, बहुत कम मात्रा में प्रवृत्ति हो रही है। बिल्कुल। तो ये होता है। इसमें अपामार्ग तंडुल, अपामार्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ लोग मिलते हैं, मिले हैं, बहुत कम संख्या में मिलते हैं, लोग मित्र नहीं है, इट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि उसमें भी भस्मक रोग में भी अग्नि का महत्व है। अग्नि को प्रशमन करने के लिए हमको चिकित्सा करनी पड़ती है, तभी अग्नि को प्रशस्त मानना है। अग्नि मंद ही चिकित्सा का कारण नहीं है। अग्नि का वैषम्य, वैषम्य होना, सर्वे सारो, हमारे सब शब्दों में कहा गया है कि रोगा सर्वे पवंदे अग्नो सुतराम उदराणी से, यद्यपि है उदर रोग के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, लेकिन सर्व रोगों के लिए ये लागू होता है। क्योंकि अग्नि के मंद होने पर वात, पित्त, कफ तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। ये सामान्य प्रश्न होता है कि वात के गुण अलग है, पित्त के गुण अलग है, कफ के गुण अलग है, तो कैसे प्रकोप तीनों का हो सकता है? सही बात। तो इसका सीधा उत्तर है कि वात के प्रकोप के तमाम कारण है, लेकिन दो मुख्य कारण है। किंचित धात क्षयात कोपो मार्ग से आवरणवा, धातु क्षय से या तो बात प्रकोप होता है या मार्ग के अवरोध से। तो बात का विकृति का कारण है कि जब आम बनता है तो ये आम मार्ग का अवरोध पैदा करता है, इसकी वजह से बात का प्रकोप होता है। और यह आम जब हमारे स्वाभाविक पित्त से मिलता है तो पित्त का स्वाभाविक रस कटु होता है। जब ये पित्त से मिल जाता है आम, तो इसका रस अम्ल हो जाता है। इस अम्ली भवन से जो केमिकली बाय द वर्च्यू ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द आम, ये जो उसका रस में परिवर्तन होता है, अम्ली भवन होता है, इस प्रकार से पैत्तिक रोग पैदा होते हैं। और कफ का गुण क्या है? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, श्रेष्ठ गुण है परसव में आंति विपरीत गुणे गुणा। आम के गुण और कफ के गुण समान होते हैं। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रासेत विशेषस्य। बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉमन बायोमॉर्फिक कॉन्स्टिट्यूशन, आम हैज गॉट टेंडेंसी टू बिशेड द कफ दोष। तो वातज, पित्तज, कफज तीनों दोषों को उत्पन्न करने की क्षमता है अग्नि के वैषम्य में। तो हमें अग्नि की सुरक्षा करना चाहिए। सब चीज़ों को छोड़ करके अग्नि की हम सुरक्षा करें, अग्नि के हिसाब से भोजन करें, अग्नि को बल दे करके, जैसे आपने कहा क्षुधा के हिसाब से। और हमेशा जो भोजन करते समय ध्यान रखें कि पेट भर भोजन न करके हल्का भोजन उससे मात्रा में कुछ कम रहे। और सामान्य रूप से मैं अपने रोगियों को बताता हूँ कि यदि कोई अग्नि वैषम्य हो रहा है तो कोहड़ा, कटहल, बैंगन, अरबी, उड़द की दाल, जितनी आपकी गुरु वो गरिष्ठ भोजन है उसको बचाएं। निनुआ, लौकी, करेला, परवल, तरोई, इनका आप सेवन करें। मूंग की दाल का सेवन करें और मसूर की दाल का सेवन करें। और हमने विशेष रूप से ये व्यवस्था कर रखी है कि जैसे आपका त्रिकटु चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, इतनी उत्कृष्ट औषधियाँ हमारे पास हैं कि प्रथम ग्रास में लेकर के घृत में मिश्रित करके हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग करिए। अग्नि बढ़ती है, पाचन की शक्ति बढ़ती है और लोगों को लाभ मिलता है। जैसे अभी एक ट्रेंड से चल रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं।
जैसे उनको कुछ बताया जाए तो वो समझ में नहीं, बट ट्रेंड में अगर होता है तो वो समझते हैं। तो जैसे ये भी चल रहा है कि लोग एक्सरसाइज के बाद या एक्सरसाइज के पहले अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मिक्स करके ले लेते हैं, उसमें स्प्राउट्स वगैरह सब कुछ ऐड कर लेते हैं। तो क्या बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ ले लेना सही रहता है या वो भी अग्नि के विरुद्ध जाएगा? बिल्कुल नहीं, अग्नि के विरुद्ध है, जी वो जस्टिफाइड नहीं है। जी बहुत सी चीज़ें इस प्रकार की मैं आपको बताता हूँ कि आप जो जिम वगैरह में जो भी शेड्यूल रिकमेंड किया जाता है, मैं कहता हूँ कि उनके लिए भी स्पेसिफिकली आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों हमारे यहाँ विरुद्ध भोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। विरुद्ध भोजन में रस विरुद्ध, गुण विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, विपाक विरुद्ध, प्रभाव विरुद्ध, कर्म विरुद्ध, तो इस प्रकार के विरुद्ध भोजन को इकट्ठा मिला के प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी तो सामान्य रूप से हमारा मानना है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मुनक्का और अंजीर इसका आप प्रयोग कराइए, बिल्कुल लाभदायक है। कैश्यू नट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आप बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, लेकिन मात्रा के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से लें। और साथ साथ में आप जहाँ तक हो सके फ्रूट जूस की जगह पे आप ताज़े फलों का प्रयोग करें। ओके। कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फल से अधिक मौसम में उपलब्ध होने वाला ताज़ा फल भारी लाभदायक है। जिस मौसम में अमरूद मिलता है तो उस मौसम में कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ सेब लाभकारी नहीं होगा, मार्केट में मिलने वाला अमरूद है उससे ज़्यादा लाभकारी होगा। तो हम देश के साथ 100 किलोमीटर की परिधि में मिलने वाले अन्नपान हमारे लिए लाभकारी हैं, इनका हम विशेष ध्यान रखें। अपने क्षेत्र में उगने वाले औषधियाँ, फलों, सब्जियों, इनका सेवन करना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसी देश काल में उत्पन्न होने वाली औषधियाँ, उसी देश काल में उत्पन्न वाले फल, सब्जियाँ, आहार हमारे लिए लाभकारी होते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ग्लोबल डाइट्री के बारे में आजकल बात चल रही है कि अलग अलग देशों का खाना भी आप अपने देश में भी लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो भी आयुर्वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नॉर्थ इंडिया में रह के साउथ इंडियन डिशेज को अगर रोज़ खाते हैं तो नुकसानदायक है। साउथ इंडिया में लगातार चावल का प्रयोग करते हैं और नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ चपाती का प्रयोग करते हैं, चावल कम खाते हैं। एक आध दिन टेस्ट बदलने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ करके चाइनीज़ का आनंद लेंगे, चाइनीज़ लेंगे, लेबनियन डिनर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये रोग कारक है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो विरुद्ध आहार का कंसेप्ट है वो भी वंस इन अ वाइल अगर कोई ले रहा है तो क्या वो भी विरुद्ध आहार में गिना जाएगा या जो लगातार अगर लेते रहते हैं वो विरुद्ध आहार में गिना जाएगा? देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है जी। एक हमारे यहाँ शब्द आया है ओग साथ में जी। जिन लोगों को दही खाने की आदत है, रात को भी दही खाते हैं, दही सामान्य रूप से रात्रि में वर्जित है, लेकिन जो लंबे समय से दही खाते आ रहे हैं, शरीर उनकी एडेप्टेबिलिटी डेवलप कर लेती है, इसे कहते हैं ओगसात। और सामान्य रूप से लंबे समय तक इस तरह के विरुद्ध आहार का सेवन करने से तमाम प्रकार के जो आपके डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून और एलर्जिक डिसऑर्डर्स, इनका लंबे समय तक पैदा होने का मूल कारण आपका विरुद्ध भोजन है। ये समय इसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे दुग्ध और मत्स्य का प्रयोग हम करते हैं, दूध के साथ मछली का प्रयोग करते हैं, तो आपको ल्यूकोडर्मा के संदर्भ में जो कहता है कि आपको शित्र हो सकता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की तमाम व्याधियाँ हैं, स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन इज वेरी सेंसिटिव। ये लंबे समय में, जरूरी नहीं कि आज उत्पन्न करें, एक लंबे समय के बाद आपको इस तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आधुनिक विज्ञान की, जिसको हम आधुनिक विज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है आजकल हर बात के लिए, तो उसमें अगर आप एज अ रोगी जाते हैं तो वो सब कुछ भी होता है, आपको मेडिसिन के साथ में आपको एक्सरसाइज के लिए बताते हैं, लेकिन आयुर्वेद यहाँ पर विरोध करता है इस चीज़ का कि अगर शाखा और कोष्ठ वाला जो हमारा चर्चा होती है तो आयुर्वेद विरोध करता है कि हर जगह आप प्राणायाम या आप हर जगह व्यायाम को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। तो ये कितना सही है, इसको किस हद तक मानना चाहिए? देखिए, आहार, विहार और आचार जी हमारे मूल अंग हैं जी। पथ्य के लिए कहा गया है कि पथ्ये सत्य गदार्थस्य किमौषध निसेवणई और पथ्ये असत्य गदार्थस्य किमौषध निसेवणई। रुद्र महाराज ने कहा है जी, अगर कोई व्यक्ति पथ्य का सेवन करता है तो उसे औषधि सेवन की कोई जरूरत नहीं, और अगर जो पथ्य सेवन नहीं करता है उसे औषधि सेवन से कोई लाभ नहीं। बिल्कुल। तो ये पथ्य क्या है? आहार पथ्य आहार है, पथ्य विहार है। तो हमको किस रोगी को, अगर मेदो रोग का रोगी है, मधुमेह का रोगी है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सरसाइजेस दे आर रिकमेंडेड। ओके। और अगर कोई कृषकाय है, हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट है, उसको हम कहेंगे कि आप इतनी एक्सरसाइज करिए, इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो अग्नि का स्तर देख करके, रोगी के व्यक्ति को देख करके, ये इंडिविजुअलाइज साइंस है। अनलाइक द वेस्टर्न मेडिसिन, आवर साइंस इज इंडिविजुअलाइज्ड। इसे माया कहा गया है कि योग मासाम तो जो विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सके विश्वोत्तम।
व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं। हर रोगी को एक ही तरह की डाइटरी ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से हम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। हमको हर व्यक्ति के हिसाब से डाइट बनानी पड़ती है कि आपको ये खाना है, आपको ये खाना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति विकृति मांस संगठन सार सत्व साम्य सारी चीज़ें अलग होती हैं। आपको दूध सूट करता है, दूसरे को नहीं करता। सही बात है। एक व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, हम कहते हैं केवल दूध पी लीजिए आपको पोषण हो जाएगा। दूसरे को कहते हैं आप हरी की चूर्ण लीजिए, तीसरे को कहते हैं त्रिफला लीजिए, चौथे को कहते हैं पंचसकार लीजिए, छठवें को कहते हैं आप सतसकार लीजिए, सातवें को कहते हैं आपको एरंडी तेल के बिना काम नहीं चलेगा, और एक अगला रोगी आता है से कहते हैं आपको क्या कहते हैं इच्छा बेदी रस का प्रयोग करिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है, व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से हम चिकित्सा रिकमेंड करते हैं। तो आयुर्वेद में एक कॉमन हम ये गाइडलाइन तैयार नहीं कर सकते। पंचकर्म व अन्य जो शोधन प्रक्रियाएं हैं वो हमारे शरीर में अग्नि की कितनी अच्छे से सहायता कर सकती हैं या उसमें कितनी सहायक कहलाती हैं? देखिए, शोधन और समन दो चिकित्साएं आयुर्वेद की हैं जी। और शोधन की विलक्षणता क्या है? दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनई और जिता संशोधने रेतु नति शाम पुनरुद्भव। ये अपुनरुद्भव चिकित्सा है जी। तो अपुनरुद्भव कारण क्या है? ये कोष को नष्ट करने के लिए। शरीर का शोधन करने के बाद जब हम दोषों के बचे हुए दोषों का शमन करते हैं तो रेडिकल रिमूवल हो जाता है। बिल्कुल। और जहां हमने शोधन किया अग्नि अपने आप प्रशस्त हो जाती है। सीधा सा कारण मैं आपको एक कॉमन बताऊं आपको कि आज का वर्तमान चिकित्सा विज्ञान मेम्ब्रेन पैथोलॉजी रोग का कारण मानता है। ओके। सेल पैथोलॉजी, मेम्ब्रेन पैथोलॉजी, उनका मानना है कि मेम्ब्रेन जो होती है सेल के ऊपर उसमें पोर्स होते हैं, इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लो होता है। और जब कभी कोई टॉक्सिन्स उन पोर्स को बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से स्थान संचय होकर रोग उत्पन्न होता है। हमारे संहिताकारों ने प्रारंभ से कहा है कि रामायण कहा है कुपिता नाम दोषाणाम शरीरे पर धावताम ये तो संग खवेगुंड्या राधे शत्रु को जाते। ये जो संग होकर के जहाँ खवेगुंड पैदा करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी, दैट इज मेम्ब्रेन पैथोलॉजी, इट इज सपोज टू बी द बेसिक कॉज। बिल्कुल। तो हमारा मूल कारण है कि हम उस खवेगुंड को रोकने के लिए जो हमारा पंचकर्म है, इट इज सपोज टू बी बायो प्यूरिफिकेशन रादर देन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द गट एंड दिस लोअर गट एंड अपर गट। बिल्कुल। हम केवल ये नहीं कहते कि बमन के द्वारा दोषों को निकालना है, बेरे से निकालना है। मात्रा बस्ती, काल बस्ती, ये सारी बस्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी एट सेलुलर लेवल, इसे कहते हैं बायो प्यूरिफिकेशन। बिल्कुल। तो बायो प्यूरिफिकेशन के द्वारा जब आपके मल ये हट जाता है तो आपकी अग्नि प्रशस्त हो जाती है, प्रज्वल हो जाती है। और देखिए, पंचकर्म कराने के बाद लोग भूख बढ़ जाती है, बड़े आराम से भोजन करते हैं, उनको लाभ मिलता है। दोष धातु और मल की संकल्पना करते हैं अगर हम एज अ वैद्य ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को समझने के लिए, अगर हम इसमें ही पंच महाभूत की विचार को भी और ऐड करें तो क्या वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में और अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं? देखिए, दोष धातु मल ही इनके अंदर ही आपके पंच महाभूत का समावेश है। बिल्कुल। हमारी जो फिजिकल थ्योरी थी उस फिजिकल थ्योरी को जीवनी रूप दिया, जो बायो फॉर्म दिया है, वो चरक में दिया है जी। सुश्रुत में प्रारंभ में आप देखेंगे तो पंच महाभूत का सिद्धांत दिया गया है और यहाँ पर दूसरे सिद्धांत दिया गया। तो दो दोषों से मिलकर के एक एक आपके दो महाभूतों को मिलकर के एक एक दोष की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से पंच महाभूतों की संकल्पना अपने आप इनके समाहित है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि while we are talking about the deficiency disorders, दोषा क्षीणा वर्धयतव्या वृद्धा ह्रासयतव्या कुपिता प्रशमयतव्या समा परिपाल्या इति सिद्धांत है। तो मूलतः इस हिसाब से हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की भी चिकित्सा कर सकते हैं सुश्रुत के हिसाब से। अक्सर मौसम, उम्र और मानसिक तनाव से शरीर में बदलाव आते हैं। इन परिस्थितियों में अग्नि पर क्या असर पड़ता है? स्वाभाविक रूप से हर परिस्थितियों में अग्नि विशेष रूप से, जैसे कहते हैं ना, शीत ऋतु का मौसम है, शरद ऋतु है, जो हमारे लिए कहा ना है कि आधा बनते जो दौर्बल्यम विसर्गादान योजनाम मध्य बद्य बले तुनते श्रेष्ठ मग्नि चंद्र से। तो उसमें कहते हैं कि हेल्दी सीजन चल रहा है। हेल्दी सीजन का क्या है? हमारी अग्नि प्रशस्त रहती है, प्रज्वल रहती है। उस अवस्था में अगर हम अधिक भोजन भी करेंगे तो पच जाएगा। बरसात में अग्नि हमारी हीन होती है, इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है कि बरसात के सीजन में कम से कम भोजन करने के लिए मात्रा कहा गया है, अल्प भोजन करने का विधान किया गया है। तो मौसम के हिसाब से बदलती है, अवस्था के हिसाब से ग्रेजुअली अग्नि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मौसम से और मेंटल स्टेटस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शोक का अतिसार हो जाता है, शोक अगर होता है तो आपको अतिसार हो जाएगा। भयातिसार होता है, आप स्ट्रेस में हैं तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे लक्षण पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके स्टेटस के ऊपर कि मेंटल स्टेटस एंड रिगार्डिंग द एज ऑफ द पर्सन
और सीजन कंसर्न, देश काल वय और मानसिक स्थिति के अनुसार अग्नि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसी के एनालिसिस हमें करना है रोगी के हिसाब से। और ये व्याधियाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत देखी जा रही हैं, क्योंकि वो इस तरह से ही हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है। और अंत में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो आज से ही अपनी अग्नि पर काम करना शुरू करे, आपका ये पॉडकास्ट देखने के बाद उसको समझ में आ जाए कि हाँ, अग्नि उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आज से ही वो चाहता है कि वो अपनी अग्नि पर सुधार करना चाहे, तो पहला और सबसे सरल कदम उसके लिए क्या होगा, या कुछ ऐसी लाइफस्टाइल में डेली ऐसे कुछ चीज़ें वो ऐड करना चाहे अपनी, जिससे उसकी अग्नि अच्छी रहे और वो व्याधि विहीन रहे। सामान्य अगर व्यक्ति है, उसको कोई रोग नहीं है जी, तो मूल रूप से प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठना, नंबर 1। जी, ऊषा पान करना, तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना। जी, संक्रमण करना, कम से कम जो है 25 मिनट से 30 मिनट तक योगासन करना सामान्य रूप से। जी, और आपको टहलना, जी, एक्सरसाइज जरूर करना। तो ये करने के साथ साथ में ब्रेकफास्ट में अधिक से अधिक फलों का प्रयोग करना, सलाद का प्रयोग करना। बिल्कुल। एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ द वाटर मस्ट बी एप्रोप्रिएट, इसका हम प्रयोग करें। और अग्निवर्धक, यदि आपको थोड़ी भी चुनाव में कमी हो रही है तो आप अदरक के लच्छे, हिंगवाष्टक चूर्ण, इन सारी चीज़ों को आपने हम सम्मिलित कर सकते हैं। ऑफ एंड ऑन, लगातार किसी औषधि का सेवन नहीं करना है। बिल्कुल। और भोजन में जहाँ तक हो सके घी तेल का प्रयोग, अभी मोदी जी ने इस बात को कहा कि तेल का मात्रा जितना हम करेंगे उतना ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। तो घर से 2 वाइट एनिमीज मस्ट बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द हाउस। नंबर 1 वाइट सॉल्ट एंड वाइट शुगर। शुगर की जगह पे जगरी पाउडर, व्हाइट सॉल्ट की जगह पे पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, इसका प्रयोग करें। आप अपने घर से 2 चीज़ों को निकाल दें। रिफाइंड का प्रयोग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ट्रांस फैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बिल्कुल छोड़ देना है। क्या इससे प्रयोग करेंगे? शुद्ध सरसों का तेल और मूंगफली का तेल। ओके। ये अपने जीवन में आप उतार के देखें। ताज़ा सुपाच्य भोजन का सेवन करें, भूख के हिसाब से भोजन करें, समय से भोजन करें, मात्रा के हिसाब से भोजन करें, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी अग्नि प्रशस्त रह करके आपको उत्तम स्वास्थ्य की परिकल्पना हम कर सकते हैं। जो आपके क्षेत्र में हो रहा है वो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। आपके आसपास में 100 किलोमीटर की परिधि में उत्पन्न होने वाला अन्नपान, जी, फल, सब्जियां आपके लिए अमृत के समान लाभदायी है। कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ फल, बाहर से आया हुआ फल जो आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उनको बचाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके फूड प्रिजर्वेटिव्स, एग्रोकेमिकल्स, ये सारी चीज़ें, जितने भी हमारी डिब्बाबंद चीज़ें हैं, उनका जहाँ तक हो सके हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में वो सारी परेशानियां हो सकती है। एग्जैक्टली। सर ने सबसे पहले बात यही बोली कि अगर आप स्वस्थ हैं तब आप अपने ये सारे के सारे जो उन्होंने क्रियाकलाप बताए हैं आपको दैनिक दिनचर्या वाले, आप तब उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं तो अपने नज़दीकी वैद्य के पास जाइए, उनसे बात करिए और अपनी प्रकृति के हिसाब से ही अपने पथ्य अपत्य का चयन करिए। उसके अलावा अगर कुछ भी आपको और व्याधि लगती है तो अपने वैद्य से संपर्क करने के बाद ही औषधि लीजिए। आजकल जो मिथ्स चल रहे हैं उनसे बचिए, एक सच्चे वैद्य के पास जाइए, वैद्य की क्वालिफिकेशन समझिए, उनके पास जाइए, तब ही औषधियों का सेवन करिए। सर, और इसके विषय में कुछ आप अंतिम में हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मतलब है, देखिए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जी, ये 3 हमारे उपस्तंभ माने गए हैं। जी। आहार का संदर्भ में मैंने बता दिया, कब कितना, कब और कितना, कैसे खाएं। जी। दूसरा, निद्रा, नींद आपकी अच्छी होना चाहिए। और नींद की भी क्वालिटी कैसे होना चाहिए? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे कहते हैं हम डीप स्लीप। तो उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए प्रतिदिन आप निस्पंद भाव का दिन में अभ्यास करें और रात को शवासन का अभ्यास करें, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। और नींद के लिए हमारा कहा गया है, यदा तो मनसि क्लांते कर्मात्मानं क्लमान्वितः विषये भ्यो निवर्तन्ते तथा सुखिन मानवा। जब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाएंगे तभी आपको नींद आएगी। तो अपने शरीर को थकाएं, मानसिक कार्य करें, तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद का होना शरीर को रिलैक्सेशन प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है आप जो है अपना आचरण, जिसे कहते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल, केवल सेलिब्रेशन नहीं है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। प्रातःकाल समय से उठें, गुरुओं का सम्मान करें, बड़ों का समादर करें, खान पान में अपने आचार विचार का सेवन करें। ये जब करते हैं तो अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। गुरुजी ने गंगा जैसे सरल शब्दों में व वज्र जैसे कठिन शब्दों में भी कई बार इतनी सटीक सी बातें बताई, जिनको हम अगर डेली लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं तो हम व्याधि विहीन रहेंगे और हमें आई गेस किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बेसिकली जो सर ने बात कही उसमें एक मुद्दा है, छोटी सी बात है कि आपके घर में जो किचन है उसमें ही आपका औषधालय है। अगर आप उसको ही अच्छे से सही तरह से फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ जीवन की ही हम कामना करते हैं। थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए और हमने इस विषय में चर्चा करी।
बहुत 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 धन्यवाद।